हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम गेट एक्सेल 2018 के बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ NADP प्लस मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू completely ऑक्सीडाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को CO2 में completely ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस की ज़रूरत होगी इस पेंटोज फॉस्फेट में। तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म कर रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट और 2 NADPH मॉलिक्यूल जो है फॉर्म हो रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर्म हुआ 1 राउंड ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो हमें 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज कंपाउंड को completely ऑक्सीडाइज करना है CO2 में, तो हमें 6 राउंड रिएक्शन करना पड़ेगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर्म हो रहा है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 से कितने NADPH फॉर्म होंगे? 12 NADPH फॉर्म होगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को completely ऑक्सीडाइज करने के लिए 12 NADP प्लस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर है 12 NADP प्लस। सेकेंड क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NADH इन अ पाथ लेंथ ऑफ 1 cm क्यूबिक एट 340 nanometer shows the value of 0.31. The molar extinction coefficient of NADH is 6200 molar centimeter. The concentration of NADH in the solution is। ये है बीएल लैम्बर्ट लॉ का क्वेश्चन। तो फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। एब्जॉर्बेंस कितना है 0.31, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट कितना है 6200, कंसंट्रेशन हमें निकालना है और पाथ लेंथ है 1 सेंटीमीटर। रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.31 अपॉन 6200। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00005। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻5 और हमें आंसर चाहिए माइक्रो मोल्स में, तो 10⁻6 का इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10 और 5 × 10 कितना होता है 50। तो कंसंट्रेशन आ जाएगा 50 माइक्रोमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलीमरेज रिएक्शन इज कैरीड आउट for 10 cycles in a volume of 1 ml with 5 molecules of template DNA. Assuming that the efficiency of reaction is 100% and the number of molecules of DNA present in 100 microliter at the end of the reaction is। तो 10 साइकिल के लिए PCR रिएक्शन कैरीड आउट किया गया जिसमें 1 ml में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA टेम्पलेट प्रेजेंट है और इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है 100%। तो हमें बताना है कि एंड ऑफ द रिएक्शन में 100 माइक्रोलीटर में कितना DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो PCR रिएक्शन कैसे वर्क करता है 1 DNA टेम्पलेट से 2 DNA टेम्पलेट्स फॉर्म होंगे, 2 से 4 और 4 DNA टेम्पलेट से 8 DNA टेम्पलेट्स फॉर्म होंगे। ऐसे ये एम्पलीफाई होता जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टू द पावर n का। तो ये 2 क्या है, तो यहाँ पे 2 इसलिए पुट किया गया है क्योंकि एक पर्टिकुलर DNA टेम्पलेट से
ट्वाइस नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और n क्या है? n है नंबर ऑफ साइकिल। वैल्यू पुट करेंगे 2, नंबर ऑफ साइकिल कितना है 10, और इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए कितना दिया है 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम 5 का इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि हर 5 डीएनए टेम्पलेट से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे हमें ट्वाइस नंबर ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स मिल रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1024 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 5120। आफ्टर 10 साइकिल 1 ml में 5120 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम 1 ml को माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 माइक्रोलीटर आ जाएगा। तो 1000 माइक्रोलीटर में 5120 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि एंड ऑफ द रिएक्शन में 100 माइक्रोलीटर में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो 100 माइक्रोलीटर में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो ये हो जाएगा 100/1000 माइक्रोलीटर इंटू कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 1000 माइक्रोलीटर में 5120। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512। तो एंड ऑफ द रिएक्शन में 100 माइक्रोलीटर में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 512। तो आंसर है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टोपोलॉजी डायग्राम ऑफ 400 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन X is depicted in the figure. The start and the end amino acid residue numbers of each alpha helix are marked. The percentage of residue forming alpha helix is. यहाँ पे 400 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन X है, स्टार्ट और एंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू दिया गया है, और हमें ये बताना है कि कितने अमाइनो एसिड्स जो हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं, और ये हमें बताना है परसेंटेज में। जब 21 से 70 तक काउंट करोगे तो कितना आएगा 50। 21 to 30 कितना हुआ 10। 31 to 40 कितना हुआ 10। 41 to 50 कितना हुआ 10। 51 to 60 10। 61 to 70 कितना हुआ 10। तो काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे 50 अमाइनो एसिड्स जो हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 225 से काउंट करोगे 249 तक तो कितना आएगा 25। तो यहाँ पे 25 अमाइनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 320 से काउंट करेंगे 324 तक तो कितना आएगा 5 अमाइनो एसिड। 320, 21, 22, 23 एंड 24 कितना हुआ 5 अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे 5 अमाइनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो टोटल कितना होगा जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80। तो टोटल 80 अमाइनो एसिड्स जो है अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 80 और 400 अमाइनो एसिड्स में 80 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20% रेसिड्यू। तो इसका आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम फॉलो माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स विथ सबस्ट्रेट S. The fraction of maximum velocity will be observed with the substrate concentration is equal to 4 km is, and km is Michaelis-Menten constant.
तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के साथ माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा जब सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा 4 km के। तो सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 4 km है यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन km प्लस एस। तो वैल्यू पुट करेंगे V0 इज इक्वल टू वी मैक्स, सबस्ट्रेट कितना है 4 km अपॉन km प्लस 4 km। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू 4 km अपॉन 5 km। km से km कट जाएगा। जब इसे रीअरेंज करेंगे तो वेलोसिटी अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.8। तो फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.8। तो इसका आंसर है 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोइक एसिड will generate the fragment as a base peak of mass to charge ratio at। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C7H6O2। तो इसका टोटल मास निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 84 प्लस 6 प्लस 32। तो इसका टोटल मास आ जाएगा 122। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड का ये इसमें चेंज हो सकता है C∧O-, क्योंकि जब यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये जो OH है ये रिमूव होगा और ये जो स्ट्रक्चर है फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इसका कितना हुआ 17। तो हम इस टोटल मास से 17 को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 105। और यहाँ पे कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ये हो जाएगा 28। तो CO का कितना हो गया 28। तो अब इस 28 को इस 105 से रिमूव करो तो कितना आ जाएगा 77। तो इसका आंसर है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो रिएक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे डेल्टा G1 और डेल्टा G2 की वैल्यूज दी गई है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम का हाइड्रोलिसिस होगा तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले इन दो रिएक्शंस को सम अप करेंगे तो ऑक्सैलो एसीटेट से ऑक्सैलो एसीटेट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिट्रेट से सिट्रेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस H2O। तो एसिटाइल कोएंजाइम का हाइड्रोलिसिस हुआ और क्या फॉर्म होगा एसीटेट प्लस कोएंजाइम A। हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सम अप करेंगे तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो G1 कितना है -670 प्लस -8192। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितना आ जाएगा -8862 कैलोरी पर मोल।